आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा 30+ एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक्स। ये जो एमसीक्यूज हैं ये बेसिकली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस से फ्रेम किए गए हैं, प्लस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इनमें इंक्लूड किए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये बुक जो है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? एम विश्वेश्वरा ने, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? तो एम विश्वेश्वरा जी ने ये प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक लिखी है। एम विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न के साथ भी सम्मानित किया गया है। ये बेसिकली मैसूर से बिलोंग करते थे, जो प्रेजेंट डेट कर्नाटका है। ठीक है, तो आपने ये बुक इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट बुक है, तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीमोनेटाइजेशन हैड अकर्ड इन इंडिया इन द ईयर 1946 विच डेट डिड द थर्ड डीमोनेटाइजेशन अकर। देखो, डीमोनेटाइजेशन आप एक तो आपके टाइम पे हुई है, दो बार पहले भी डीमोनेटाइजेशन हो चुकी है। तो पहली दो बार कब हुई? 1946 और 1978 में। और जो तीसरी बार डीमोनेटाइजेशन हुई है वो कब हुई है? डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है कुछ नोट्स का बंद हो जाना। ठीक है, आपको पता है ना कि 500 और 1000 के नोट्स जो हैं वो बंद हो गए थे 2016 में, और उसकी जगह जो है नए नोट्स आए थे 500 और 2000 के। तो ये आपको पता होगा। तो ये बेसिकली पूछा कि डीमोनेटाइजेशन जो थी, जो थर्ड डीमोनेटाइजेशन थी, वो कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 में, 8 नवंबर 2015 में, 18 नवंबर 2016 में या 28 नवंबर 2015 में? तो बेसिकली 8 नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई थी टू टैकल वेरियस प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी। तो इसमें क्या किया गया था? 500 और 1000 के जो पुराने नोट्स थे उनको बंद किया गया था और नए नोट्स लाए गए थे 500 और 2000 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? देखो, 1991 में क्या हुआ था? इंडिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। ठीक है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो बहुत बढ़ गया था। हमारा फॉरेक्स रिजर्व वो होता है जो फॉरेन करेंसी का पैसा है, वो बहुत कम हो गया था। इस कंडीशन को बोलते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये पूछ रहा है कि जब 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, आर के शनमुखम शेट्टी थे या आर वेंकटा रमनन थे? तो बेसिकली जब हमारा 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, या ये इकोनॉमिक रिफॉर्म बेसिकली इसलिए लाए गए थे क्योंकि क्राइसिस के बाद हम बाहर निकले थे, तो हमें रिफॉर्म्स लाने पड़े। तो मनमोहन सिंह जी उस टाइम पे क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इसकी बैकग्राउंड दे देता हूं। देखो, क्या होता है कि 1991 में इंडिया का क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाता है। हमारे पास सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व में इतना पैसा था कि हम 14 दिनों के लिए अपनी एक्सटर्नल डिमांड्स पूरी कर सकते थे। जैसे ऑयल बाहर से मंगवाते हैं ना, उसके लिए हमें डॉलर्स में पे करना पड़ता है, तो सिर्फ हमारे पास 14 दिनों का डॉलर बचा था। अब इंडिया क्या करता है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, उनको बोलता है कि हमें क्या दो, हमें आप लोन दो। कितना लोन चाहिए था हमें? $7 बिलियन का। ठीक है, अब जो आईएमएफ है ना, वो बिना कुछ शर्तें अपनी मनवाए जो लोन नहीं देता है, तो उन्होंने ये शर्तें रखी कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी। ठीक है, इकोनॉमी खोलने का मतलब है कुछ लिबरलाइजेशन करनी पड़ेगी, जो इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं उनको कम करना पड़ेगा, थोड़ी प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी ग्लोबलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इंडिया ने बाद में एक रिफॉर्म्स लाए थे जिनका नाम था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। और ये किसकी गवर्नमेंट के अंडर आए थे? पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, और उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। होप ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। In which year did the disinvestment process in public sector enterprises in India started? देखो, पहले क्या होता था, हर चीज में गवर्नमेंट का रोल होता था। सभी मैक्सिमम जो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी उसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता था। बट एक ऐसा टाइम आया जब गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट करना मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी से वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करना शुरू हो गया। मतलब उन्होंने जो अपनी जो भी कंपनीज थी उनमें से अपने शेयर उठाना शुरू कर दिए और प्राइवेट प्लेयर्स को कंपनीज बेचना शुरू किया। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1991 में ही स्टार्ट हुआ था, जब हमारे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, उसके बाद न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 3 चीजें आई थी, मैं आपको बता देता हूं। इनको एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं। पहला इज लिबरलाइजेशन, सेकंड इज प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में ये बोला गया था कि अब जो जितने टाइट पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट हर चीज के ऊपर जो है अपना रोल बना के रखती थी, उसको कम किया जाएगा। फिर प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट प्लेयर्स को आने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट की जाएगी, और ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा, इंडिया का बाहर वाली कंट्रीज के साथ ट्रेड को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली एलपीजी रिफॉर्म्स थे। देखो, इकोनॉमिक्स के लेक्चर हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो जेकेएसएसबी पूछती है वो भी हमने रखे हुए हैं, तो आप उनको जाके देखो और आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस हमें डील करना। और हमने फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक्स के रिलेटेड 1 शॉर्ट लेक्चर्स भी लाए हुए हैं, इससे आपकी रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी, तो आप वो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय नेशनल इनकम? तो किसी देश की नेशनल इनकम क्या होती है?
इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, बजट ऑफ द गवर्नमेंट, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, प्रॉफिट ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो बेसिकली जो नेशनल इनकम होती है वो सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स होती है। आपको पता होगा कि नेशनल इनकम जो होती है वो होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम बेसिकली फैक्ट्री रिलेटेड इनकम्स यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो आपने ये टॉपिक, मैंने इस पे नेशनल इनकम में एक वन शॉट वीडियो लाई है जिसमें पूरा नेशनल इनकम एक्सप्लेन करा है, आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर इसका आंसर है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम बेसिकली होता क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंडियाज नेशनल इनकम वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय होम। इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसको पहली बार किसने मेजर करा था? विलियम डिकबॉय ने, दादाबाई नारोजी ने, प्रोफेसर पीसी महालोनोबिस ने और वीके राव ने। तो बेसिकली दादाबाई नारोजी जी ने इंडिया की नेशनल इनकम को फर्स्ट टाइम मेजर करा था, ठीक है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कंफ्यूजिंग है। पहला कि पहली नेशनल इनकम किसने मेजर करी थी, तो दादाबाई नारोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली बार साइंटिफिक मेथड किसने यूज किया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में? साइंटिफिक मेथड के थ्रू, ठीक है, साइंटिफिक मेथड के थ्रू नेशनल इनकम पहली बार किसने कैलकुलेट करी थी? तो वो आपने याद रखना है, वी राव जी ने कैलकुलेट करी थी, ठीक है, आपने याद रखना 1931-32 में की थी। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि पहली बार ऑफिशियल लेवल में ऑफिशियल अटेम्प्ट किसने करा था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए? तो वो थे पीसी महालोनोबिस। किन्होंने किया था? पीसी महालोनोबिस ने करा था। पीसी महालोनोबिस ने कब करा था? बेसिकली एक नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा 1949 में, और उसके चेयरमैन थे पीसी महालोनोबिस। और इनके थ्रू ही क्या किया गया था, इनके थ्रू ही ऑफिशियली जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया गया था। तो 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि इंडिया की नेशनल इनकम पहली बार दादाबाई नारोजी जी ने कैलकुलेट करी थी, साइंटिफिक मेथड से कैलकुलेट करी थी वीके राव ने, और ऑफिशियली कैलकुलेट करी थी पीसी महालोनोबिस जी ने। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। देखो, अगर महंगाई होगी, इन्फ्लेशन मतलब होगा महंगाई, अगर महंगाई होगी तो मनी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, स्टे स्टेबल, या नन ऑफ दीज। तो बेसिकली जब इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन होने से क्या होता है, जो पहले देखो ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को। अगर इन्फ्लेशन है तो पहले जो 1 किलो, सपोज करते हैं 1 किलो, हम बात करते हैं 1 किलो पोटैटो की, ठीक है, 1 किलो आलू की बात करते हैं। 1 किलो पोटैटो जो है ऐसे 25 रुपए के मिल रहे थे। इन्फ्लेशन होने का मतलब है, आप सपोज करो 1 किलो पोटैटो कितने के मिल गए? 45 रुपए के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछा कि मनी की वैल्यू क्या हुई। देखो बेसिकली क्या हो रहा है, मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले 25 रुपए में 1 किलो आलू मिल रहे थे, अब 1 किलो आलू लेने के लिए आपको 45 रुपए खर्चने पड़ेंगे, मतलब 20 रुपए आपको एक्स्ट्रा खर्चने पड़ रहे हैं। इसका मतलब आपकी मनी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। पहले जो 25 रुपए में आ जाता था वो 45 रुपीज में आ रहा है। तो इसका मतलब जब भी इन्फ्लेशन होती है तो मनी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखो आप यहाँ पर ये इसको 2 तरह से यूज कर सकते हो इस सेशन को। एक तो यहाँ पर आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो रही है, तो आप मुझे लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, प्लस आपकी रिवीजन भी हो रही है, अगर कुछ कंसेप्ट आपके रह गए हैं तो उनको भी एक्सप्लेन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीडीपी इन इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय विच। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस है जो जीडीपी को कैलकुलेट करता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो जीडीपी कैलकुलेशन का काम करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ जिसे कहते हैं, और ये किसके अंडर आता है? मॉस्पी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है। देखो होता क्या था, इनिशियली 2 ऑर्गेनाइजेशन थी, एक थी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और एक होता था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली होती थी। इन दोनों को मर्ज करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और यही नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का काम क्या है? यही क्या करता है? जीडीपी को कैलकुलेट करता है, और ये किसके अंडर आता है? मॉस्पी के अंडर आता है, ठीक है। तो जीडीपी क्या होता है वगैरह ये सब हमने नेशनल इनकम में कवर करा हुआ है, वो लेक्चर आप देख सकते हो। जीडीपी ऑफ अ कंट्रीज। देखो एक कंट्री की जीडीपी क्या होती है? टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेडेबल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, टोटल वैल्यू ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ ईयर, टोटल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन डन विद इन अ कंट्री इन अ ईयर, नन ऑफ अबव। बेसिकली जीडीपी होती है टोटल वैल्यू ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ प्रोड्यूस। एक साल के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज जो हैं किसी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी मनी वैल्यू कितनी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी किसी कंट्री की, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी आपने मनी की टर्म्स में वैल्यू ले लेनी है, उसको बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। देखो प्लानिंग कमीशन के थ्रू 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे पहले, बाद में प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। और ये जो 5 ईयर प्लान्स वाला कंसेप्ट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये कहां से लिया गया है? ये क्वेश्चन ये कहता है कि रशिया से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है,
यूनाइटेड स्टेट से लिया गया या जर्मनी से लिया गया। तो बेसिकली 5 ईयर का प्लान जो है, 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया गया है, रशिया से लिया गया है। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स क्या है, बेसिकली क्या पहले क्या होता था, 5-5 साल के प्लान बनाती थी गवर्नमेंट। ठीक है, उसके थ्रू वो क्या करते थे, वर्क करते थे। ठीक है, तो उस 5 ईयर प्लान जो है, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया गया है, रशिया से। बाद में इसी प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फिक्स द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो फिक्स करता है रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को इंडिया में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एसबीआई, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या आरबीआई? आरबीआई का फंक्शन होता है कि वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को फिक्स करता है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट के थ्रू बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई किसी बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है। तो ये जो रेट होते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ लोन्स बिटवीन बैंक, एनी कमर्शियल बैंक एंड आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म इज नोन एज रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। और ये कौन फिक्स करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, आरबीआई विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये रेपो रेट्स को इशू करता है। आरबीआई के लिए मैंने बहुत बार आपको समझाया, आरबीआई जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाया गया। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आरबीआई जो है इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, आपको पता होना चाहिए। पहले कोलकाता में था, 1937 में कोलकाता से इसको कहां पर शिफ्ट कर दिया गया था, मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें और भी बहुत आरबीआई के रोल है, ये सारा मैंने कवर करा हुआ है, तो इसमें मैं नहीं बता रहा, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो। Who is the lender of last resort in India? तो इंडिया में लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसे कहते हैं? एसबीआई को कहते हैं, आरबीआई, नबार्ड या सेबी। बेसिकली आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब हमें अगर लोन चाहिए हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक को अगर लोन चाहिए तो वो किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास। तो सबसे लास्ट रिजॉर्ट है जो लोन प्रोवाइड करता है, डेट इज आरबीआई। तो इसलिए इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया? तो इस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो इस टाइम आरबीआई के गवर्नर वीवी चौधरी हैं, रघुराम राजन है, शक्तिकांत दास हैं या उर्जित पटेल हैं? तो बेसिकली इस टाइम 25th गवर्नर जो है आरबीआई के, वो कौन है? शक्तिकांत दास। उर्जित पटेल 24 थे, और ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, रघुराम राजन, ये 24 थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर माने गए थे, ये बहुत सारी बुक्स भी लाते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू हैव सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ आरबीआई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता भी होना चाहिए कि इंडिया के ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो गवर्नर ऑफ आरबीआई भी रहे हैं? पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो बेसिकली मनमोहन सिंह जी जो थे हैं वो जो है आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, और ये आपको मैंने अभी बताया, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कब रहे हैं? जब हमारा जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आया था इंडिया में एक्सटर्नल डेट को लेकर, तो उस टाइम पे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1982 से 85 के बीच में ये आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। When was the RBI Act amended to establish Monetary Policy Committee? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पहले क्या होता था कि आरबीआई ही सारी मॉनेटरी पॉलिसीज को फ्रेम करता था, बट आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट की गई और एक कमेटी बनाई गई जो मॉनेटरी पॉलिसी को देखेगी, जिस कमेटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब कह रहा है कि कौन से एक्ट में अमेंडमेंट, आरबीआई एक्ट जो 1934 वाला था, इसमें किस साल में अमेंडमेंट की गई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएगी? 2014, 15, 16 या 17? तो ये 2016 में हुआ था कि जो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी 1934 एक्ट में अमेंडमेंट करके। ठीक है, अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मैं आपको बता दूं, इसका काम होता है क्या? इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करना। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 जो होते हैं वो आरबीआई के ही होते हैं, और 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं, और 3 जो है इनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर जो है यही इनके चेयरमैन होते हैं। और किस सेक्शन के थ्रू ये बनाया गया था ये भी याद रखना, 45ZB, ये जो सेक्शन है ना 45ZB आरबीआई एक्ट 1934, इसको यूज करके ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये बनाई गई थी 2016 में। ठीक है, ये सब चीजें जो है ये हमने कवर की हुई है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो, जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है लेक्चर्स के साथ, वो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं काम आती है, तो आपको ये लेक्चर्स को ध्यान से कवर करना है। नेक्स्ट, द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर फर्स्ट यूज्ड बाय। तो जो टर्म है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये किसने पहली बार यूज करी थी? एडम स्मिथ ने, रॉबिन्स ने, रैगनर फ्रिश ने या प्रोफेसर मार्शल ने? तो बेसिकली रैगनर फ्रिश जो एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये टर्म दी थी माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फेमस बुक ऑफ प्रोफेसर केन्स पब्लिश्ड? देखो प्रोफेसर जेएम केन्स जो थे, जेएम केन्स जिनका नाम था जॉन मैनार्ड केन्स, ठीक है, इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, याद रखना इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को। बट फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, प्रोफेसर जेएम केन्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी, फेमस बुक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, इसका आप नाम याद रख सकते हो, ठीक है। इस बुक को लिखा था प्रोफेसर जेएम केन्स ने, और किस ईयर में लिखा था हमने ये बताना है, तो 1936 में, ठीक है। इसी तरह आपको एक और इंपॉर्टेंट बुक है जो एडम स्मिथ, इन्होंने एक और बुक लिखी थी, हाउ टू पे फॉर मनी, जेएम केन्स ने, आप याद रख सकते हो। एक और बुक है जो एडम स्मिथ कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन पे एक बुक लिखी थी, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। आपने मुझे बताना है वो कौन से ईयर में लिखी गई थी, वेल्थ ऑफ नेशन में जो बुक लिखी गई थी वो कौन से, वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है वो कौन से ईयर में लिखी गई थी, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन अकर? ग्रेट डिप्रेशन, देखो जैसे इंडिया में एक्सटर्नल डेट को लेकर एक क्राइसिस आया था 1991 में, इसी तरह यूएसए में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था जिसने पूरे वर्ल्ड को हैम्पर करा था। उनकी स्टॉक मार्केट यूएसए की क्रैश हो गई थी, ठीक है, उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% तक पहुंच गया था। तो ये वर्स्ट कंडीशन थी सभी कंट्रीज के लिए ऑलमोस्ट। ये जो हमारा जो ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, हमने ये बताना है ये कौन से ईयर में आया था। ये 1929 और 1930 के बीच में ये आया था। अक्टूबर के महीने में जो स्टॉक मार्केट है इनकी पूरी क्रैश कर गई थी। तो आपने ये याद रखना कि ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, 1929 और 30 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जेएम केन्स, जॉन मैनार्ड केन्स को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जीएसटी? तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट? अब ये जो मैं क्वेश्चन लाया हूं ना, ये थोड़े हाई लेवल एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो अभी आपके सीबीटी एग्जाम्स हैं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी हर शिफ्ट में इजी ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इन क्वेश्चंस को भी टैकल करना आना चाहिए। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? पहला, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब डेस्टिनेशन पे जाके लगता है टैक्स, मतलब एक स्टेट से जैसे दूसरी स्टेट पे जा रहा है तो दूसरी स्टेट वालों को टैक्स मिलेगा, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। जैसे सपोज करो कोई गुड है, वो गुजरात में बन रहा है, ठीक है, गुजरात में बन रहा है और वो महाराष्ट्र में जा रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र में जा रहा है। अब ये जो टैक्स होगा, ये टैक्स कहाँ पर लगेगा, गुजरात में लगेगा या महाराष्ट्र में लगेगा? तो बेसिकली ये महाराष्ट्र में लगेगा, डेस्टिनेशन जहां पर जा रहा है वहां पर टैक्स लगेगा, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। पहला ये बोल रहा है। नेक्स्ट इज क्वोरम ऑफ जीएसटी काउंसिल शुड बी 50%। तो जो जीएसटी काउंसिल है उसका क्वोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ लोग जो चाहिए ही हैं किसी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं क्वोरम, ठीक है। क्वोरम जीएसटी काउंसिल का 50% होना चाहिए। दो क्वेश्चन है, क्या ये चीजें जीएसटी के बारे में सही हैं? तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली है क्या। देखो जीएसटी जो है ना, पहले आपको जीएसटी को ध्यान से समझना है। जीएसटी क्या है, 101 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 101 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 2016 में, ठीक है। उसके तहत किसको लाया गया, एक जीएसटी बनाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए लाया गया, ठीक है। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को क्लब करके एक ही नाम रखा गया, उसका रखा गया जीएसटी, ठीक है। अब ये जीएसटी जो है फोर्स में कब आया, पहली बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 1 जुलाई 2017 से को ये फोर्स में आया। 1 जुलाई को हम क्या बोलते हैं, जीएसटी डे भी कहते हैं, ठीक है, जीएसटी डे भी कहते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें ना, जम्मू कश्मीर में ये 7 जुलाई को इसको अप्रूव किया गया था और ये 8 जुलाई को फोर्स में आया था। तो ये भी चीजें आप याद रखते, 8 जुलाई 2017 को ये फोर्स में आया था। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये जो जीएसटी एक्ट था, इसके तहत क्या था कि एक जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी जो जीएसटी रिलेटेड डिसीजन लेगी, ठीक है। अब ये जो काउंसिल बनाई जाएगी, ये कौन से एक्ट के थ्रू पावर लेगी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 279A जो है उसमें ये इंसर्ट किया गया कि एक जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी। इसके चेयरमैन जो जीएसटी काउंसिल का है वो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे। इसमें स्टेट के मेंबर भी होंगे और यूनियन के मेंबर भी होंगे, और यही जीएसटी को लेकर जो भी डिसीजन होगा वो लेंगे। इस जीएसटी काउंसिल का बोला गया कि इसके क्वेरम क्या है कि 50% से ज्यादा मेंबर होने चाहिए इसकी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। अब देखो स्टेट के जो मेंबर्स होंगे उनकी अपना वोटिंग राइट होगा, सेंटर के मेंबर्स का अपना वोटिंग राइट होगा, ठीक है। सेंटर में जैसे फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह होंगे या मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, सेंटर के जो मेंबर्स होंगे उनके वोट की पावर होगी 1/3, और स्टेट के होंगे उनकी वोट की पावर होती है 2/3। और किसी भी डिसीजन को लेने के लिए मेजोरिटी कितनी चाहिए होती है, 3/4।
तो जब 3/4 पर्सन किसी भी चीज के लिए एग्री कर जाएंगे तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में, आई होप आपने ये पढ़ा होगा, तो मैंने तो आपको रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास जीएसटी बिल? तो पहली स्टेट इंडिया की कौन सी थी जिसने जीएसटी बिल को पास करा था? तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश या असम? तो बेसिकली असम जो थी वो पहली स्टेट थी इंडिया की जिसने जीएसटी बिल को पास करा था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन जीएसटी इन इंडिया इंप्लीमेंटेड? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था और 1 जुलाई को हम जीएसटी डे के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एक्साइज हो गया, इन सबको कस्टम, इन सब की जगह एक टैक्स लगाया गया जिसका नाम था जीएसटी। ये देखो, ये जीएसटी में भी 3 टाइप्स हैं आगे, एक सेंट्रल जीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी या जिसको आप यूटी जीएसटी भी कहते हो, एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब जब सामान एक, जैसे सेंटर लगाएगा सीजीएसटी, स्टेट में लगता है स्टेट जीएसटी या यूटी जीएसटी, बट सपोज करो अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान जा रहा है तो उस टाइम जो जीएसटी लगा है उसका नाम होगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड बाय द जीएसटी? इनमें से कौन सा टैक्स है जिसको जीएसटी ने अबॉलिश कर दिया, मतलब वो खत्म हो गया और उसकी जगह जीएसटी आ गया, ठीक है। ये चीज यहाँ पर पूछ रहा है। सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। अगर आपने टैक्सेस अच्छे से पढ़ा होगा ना, आपको पता होगा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स ये सारे तो डायरेक्ट टैक्सेस हैं और जीएसटी डायरेक्ट टैक्सेस की जगह आया ही नहीं था, ये इनडायरेक्ट टैक्स की जगह आया था, इसलिए सर्विस टैक्स को भी हटा के उसकी जगह क्या जीएसटी लाए। ऐसे बहुत सारे 7-8 टैक्स थे पहले, उन सब टैक्सेस की जगह अब एक सिंगल टैक्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू जीएसटी? तो इनमें से कौन सी स्टेट में जीएसटी के बारे में करेक्ट है, ध्यान से समझना। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, ये वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? सपोज करो आपने, मैंने एग्जांपल कल परसों एक टॉपिक पढ़ाया था उसमें ये समझाया भी था। सपोज करो क्या होता है कि एक फार्मर है, वो वीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वीट प्रोड्यूस करता है 200 रुपए का मान लेते हैं, वो 100 रुपए का इसमें से वीट क्या कर देता है, किसको बेच देता है, बेकर को, ठीक है, बेकर को बेच देता है। अब बेकर क्या बनाएगा, बेकर इससे क्या बनाता है, ब्रेड बना देता है इस वीट से, ठीक है। अब ब्रेड जो है, जो बनाएगा बेकर, ये जो ब्रेड बनाएगा वो ब्रेड बेचता है 400 रुपए का, ठीक है। अब देखो, ये वीट के ऊपर टैक्स लगा, वीट के ऊपर टैक्स लगेगा और ये ब्रेड के ऊपर टैक्स लगेगा, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो वीट के ऊपर टैक्स लग रहा है, ब्रेड के ऊपर टैक्स लग रहा है, बट इसमें जो ये वीट का पैसा है वो तो बेकर के पास चला गया, ये तो बेकर के पास चला गया ना, इसमें तो पहले ही ऑलरेडी उधर टैक्स लग चुका है। अब इधर भी वापस टैक्स लगाएंगे तो 2 बार टैक्स हो जाएगा ना, इसलिए हम सिर्फ वैल्यू एड, ये जो वैल्यू एडिशन होता है ना हर फेस में, इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, ठीक है। मतलब वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है और बार बार टैक्स लगाने की जगह हम क्या करते हैं, जो जो वैल्यू ऐड होती है टाइम टू टाइम, जैसे इसमें क्या हुआ, इस वीट में कितनी वैल्यू ऐड हुई, ये 100 रुपए का वीट था, उस 400 से माइनस कर दो 100, तो कितनी वैल्यू ऐड हुई, 300 रुपए ऐड हुई। पहले वो वीट 100 का था, जब ब्रेड बना तो कितने का पहुंच गया, 400 का, तो कितनी वैल्यू ऐड हुई, 300, मतलब अब 300 पे टैक्स लगेगा, इस 400 पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये 100 रुपया वीट में पहले ही इस पे टैक्स लग चुका है। ऐसी चीज को बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। एक बार ध्यान से समझ लो वापिस, एक फार्मर है, उसने 200 रुपए का वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये जो 200 रुपए का वीट है, इसने क्या किया, फार्मर ने उसमें से 100 रुपए का वीट तो डायरेक्टली बेच दिया और 100 रुपए का वीट इसने दे दिया किसी बेकर को। बेकर ने क्या किया, उस 100 रुपए का वीट यूज करके 400 रुपए की ब्रेड बना दी, 400 रुपए की ब्रेड बना दी। अगर आप सपोज करो इस 200 रुपए के वीट पे यहाँ पर जीएसटी लगा रहे हो, एक इस बेकर ने जो ब्रेड बनाया 400 रुपए, इधर भी जीएसटी लगा रहे हो, तो यार इसका तो मतलब इस 100 रुपए में तो 2 बार जीएसटी लग गया ना। एक तो वीट में जब ये इंक्लूडेड था वहां पर भी लग गया, एक बार जब बेकर ने जब इसको बनाया तब भी लग गया। इसीलिए ये तो बार बार जो टैक्स लगते हैं इसको काटने के लिए ही जीएसटी लाया गया था। जीएसटी सिर्फ वैल्यू एडिशन में लगता है। वीट में 200 रुपए का 200 रुपए पे टैक्स लग चुका है। अब ये जो बेकर ने 400 रुपए का ब्रेड बनाया उसमें ये जो 100 रुपया है ना, ये जो 100 रुपया, इस पे टैक्स नहीं लगा क्योंकि इस पे ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड हो गया। तो इधर कितने पे लगेगा, सिर्फ 300 रुपए पे टैक्स लगेगा। इसलिए बोलते हैं सिर्फ जो वैल्यू एडिशन हुआ है, ये 100 के ऊपर कितनी वैल्यू एडिशन हुई है, 300 रुपए की, इस 300 रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा। आई होप ये चीजें आपको आती होंगी। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि जीएसटी के रिलेटेड कौन कौन सी चीजें सही हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। सेकंड, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जीएसटी इज कलेक्टेड मल्टीपल स्टेजेस, तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक तो जीएसटी जो है वैल्यू एडेड टैक्स है, हाँ, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी, और ये मल्टीपल स्टेजेस में, हर एक स्टेज पे जो है वो कलेक्ट होता है, जैसे सीजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, एसजीएसटी, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ मिक्स्ड इकोनॉमी? एक मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है?
मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो बेसिकली जब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करें किसी इकोनॉमी में, ठीक है, पब्लिक भी काम कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो आप पहले समझो, जब इंडिया आजाद हुआ था ना, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, एक हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी को आप पब्लिक इकोनॉमी भी कह सकते हो, जिसमें सारी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, ठीक है, सारी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। धीरे धीरे हमने एक कंसेप्ट लाया, कौन सा कंसेप्ट लाया? एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, आप वो भी याद रखिए, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें सारी चीजें प्राइवेट जो है फॉर्म्स हैं वही कंट्रोल करती हैं, जैसे यूएसए वगैरह में चलता है। बट इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, जिसमें क्या होता है, पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर। देखो हमारे इंडिया में रेलवेज भी हैं जो पब्लिक सेक्टर, डिफेंस जो पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी हैं। तो इंडिया में एक तरह का मिक्स्ड इकोनॉमी वाला सिस्टम चलता है, आपने ये समझना है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी? किसी चीज की डिमांड जो है वो क्या बताती है, बेसिकली उससे आप क्या समझते हो इकोनॉमी में? डिजायर फॉर अ कमोडिटी, किसी चीज के लिए आपको डिजायर है, जैसे मेरे लिए BMW की डिजायर अगर होगी तो मैं क्या बोलूंगा, BMW की जो डिमांड है वो मैं क्रिएट कर रहा हूं। आपने समझना है इस चीज को ध्यान से। नीड फॉर, किसी चीज की आपको जरूरत है तो क्या वो डिमांड में इंक्लूड होती है? क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ऑफ दैट, उस चीज की क्वांटिटी डिमांड है तो क्या वो डिमांड में इंक्लूड होगी? या क्वांटिटी दैट कंज्यूमर आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो आप ये नहीं सोचेंगे ये स्टेटमेंट लंबी है तो यही आंसर होगा, बट सही डिमांड ऑफ अ कमोडिटी का डेफिनेशन यही होती है। डिमांड क्या होती है? किसी चीज की डिमांड का मतलब होता है कि लोग उसको खरीदना चाहते हैं, सिर्फ ये मैटर नहीं करता खाली खरीदना चाहते हैं, प्लस उनके पास पैसे भी होने चाहिए, ठीक है, विलिंग टू बाय, और एबल भी होने चाहिए, मतलब उनके पास इतने पैसे भी होने चाहिए कि वो उन पैसों में उसको खरीद पाए। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं हम किसी कमोडिटी की डिमांड जो है वो बन रही है। तो डिमांड बनने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो आपकी विलिंग टू बाय भी होनी चाहिए, प्लस यू आर एबल टू बाय दैट थिंग। तो इकोनॉमी में डिमांड इस चीज को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज कैपिटलिज्म रेफर टू? तो कैपिटलिज्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है? द यूज ऑफ मार्केट, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ होम्स एंड कार। तो जब भी कैपिटलिज्म वर्ड आप कहीं पर भी देखो ना, तो कैपिटलिज्म वर्ड का मतलब होता है कि प्राइवेट ओनरशिप हो कैपिटल गुड्स की। तो जैसे कोई फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कैपिटल गुड्स जो भी हैं, सपोज करो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें किसकी ओनरशिप हो? प्राइवेट फर्म की, तो उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म का कंसेप्ट। इसी तरह सोशलिज्म मैंने आपको बताया था, जिसमें गवर्नमेंट का ही इन्फ्लुएंस हो, और इन दोनों का मिक्सचर मिक्स्ड इकोनॉमी हमने बताया जैसे इंडिया में चलती है, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा एग्जांपल है एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट सिस्टम का, जो एग्रीकल्चर के प्राइस को सपोर्ट करने वाला सिस्टम है? प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, इक्विलिब्रियम प्राइस, या नन ऑफ द अबव? देखो होता क्या है कि जैसे सपोज करो गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर है, ध्यान से समझना इस एग्जांपल को, आपको ये कंसेप्ट कभी भूलेगा नहीं। ये फार्मर है, फार्मर क्या प्रोड्यूस करता है? कुछ ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है ना, ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। अब ये ग्रेन्स को बेचेगा, ग्रेन्स को बेचने के लिए आएगा मार्केट में। अब आपको पता है ग्रेन्स एक टाइम तक ही स्टोर रख सकता है, उसके बाद वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। सपोज करो बड़ी बड़ी फर्म्स के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, फार्मर को बोलते हैं सस्ते में ग्रेन बेच दे, ठीक है, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। फार्मर कितनी देर के लिए उसको रख सकता है? ज्यादा देर के लिए स्टोर करने के लिए उसके पास नहीं कैपेसिटी हो सकती है। आपको पता है पेरिशेबल गुड्स होते हैं, खराब हो जाते हैं। अब इससे बचाने के लिए फार्मर्स को गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्राइस फ्लोर सेलेक्ट कर देती है कि इतना मिनिमम प्राइस तो आपको फार्मर को देना ही पड़ेगा, उसके ऊपर आप जितना मर्जी दो, ठीक है, ताकि बड़ी बड़ी फर्म्स जो हैं वो फार्मर को जो है उनकी जो जितना उनको मिलना चाहिए उनसे कम पे उनसे अनाज ना खरीद लें। आई होप ये चीज आप समझ रहे होगे। इसलिए एक गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस फ्लोर सेलेक्ट कर देती है कि इतना मिनिमम पैसा तो आपने फार्मर को देना ही देना है। तो इसलिए इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम में हेल्प करता है? तो प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर वो सिस्टम होता है जब एक मिनिमम प्राइस जो है फिक्स कर दिया जाता है कि इतना तो देना ही देना है, इसके ऊपर आप जितना मर्जी दो। इसी तरह प्राइस सीलिंग पता क्या होती है? अब कुछ कंपनीज चीजों का रेट बढ़ा देती हैं, बट अगर आपने ध्यान से सुना होगा कुछ ऐसी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे हमारे पास जब कोविड आया था, आपको अगर याद होगा, कोविड के टाइम मास्क, सैनिटाइजर वगैरह इनको एसेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड कर दिया गया था। एसेंशियल सर्विसेज वो होती हैं जो बहुत जरूरी हैं अभी सोसाइटी के लिए। उस पे ना एक प्राइस कैप लग जाता है, ठीक है, कि उससे ज्यादा महंगा, उससे ऊपर आप नहीं बेच सकते, मतलब ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऊपर कितना बेच सकते हो, दैट इज नोन एज प्राइस सीलिंग। तो जब गवर्नमेंट क्या करती है, किसी चीज के ऊपर प्राइस सीलिंग लगा देती है ना, उसका मतलब अगर प्राइस सीलिंग लगा दी उन्होंने 100 रुपया, तो 100 रुपये से ऊपर आप उस चीज को नहीं बेच सकते। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब भी अगर हम देखें इसका ग्राफ किस तरह से होता है, एक क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर होता है, क्वांटिटी की डिमांड, यहाँ पर प्राइस। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी चीजों का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, और जैसे जैसे प्राइस कम होता है तो आपकी डिमांड बढ़ने शुरू हो जाती है। तो इस तरह से इसका क्या आ जाता है, ग्राफ आता है कन्वेक्स टू ओरिजिन। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ना, डिमांड का कम हो जाना है, क्वांटिटी डिमांडेड कम। इनमें से कौन सा एक्सेप्शन है जिस केस में ये नहीं होता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गिवन पैराडॉक्स, डिफरेंट यूज ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि गिफन पैराडॉक्स के केस में ऐसा नहीं होता। गिफन पैराडॉक्स क्या होता है, कुछ ऐसे इंफीरियर गुड्स होते हैं, बेसिकली ये कुछ एसेंशियल गुड्स होते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चाहे बेशक इनका प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए, बट इनकी डिमांड हमेशा बढ़ती ही रहती है। तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं हम गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स के केस में ऐसा होता है कि ऐसे तो नेचुरली ये देखा जाता है कि लॉ ऑफ डिमांड में अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, बट गिफन गुड्स में में क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो इनकी डिमांड जो है बढ़ती ही बढ़ती है। तो ये आपको पता होना। इसी तरह एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक और गुड आपने सुना होगा, एक्सेप्शन होती है यहाँ पर, वेबलन गुड्स। ठीक है, वेबलन गुड्स क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव, कुछ ऐसे एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड। ठीक है, डायमंड ये एक वेबलन गुड है। वेबलन गुड में इसमें क्या होता है कि सपोज करो डायमंड का जो है प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन जब डायमंड का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इसका प्राइस बढ़ने पर इसकी डिमांड बढ़ती है। इसी तरह ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड। अब क्यों बढ़ता है, क्योंकि कुछ लोग ना इसको प्रेस्टाइज समझते हैं, एक तरह की प्रेस्टीज समझते हैं कि हमारे पास डायमंड के प्रोडक्ट हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी कुछ और भी प्रेस्टीज चीजें आप ले सकते हो, तो उनके प्रोडक्ट हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए हम क्या होते हैं कि वेबलन गुड्स भी इस तरह के गुड्स होते हैं, ये भी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टी एंड कॉफी आर डैश गुड्स। टी एंड कॉफी किस तरह के गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, नॉर्मल हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं, या इंफीरियर गुड्स हैं? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं टी एंड कॉफी। देखो, अगर आपके घर चाय नहीं बन रही है, एक दिन आपको चाय नहीं मिल रही है, तो आप बोल दोगे कि अगर चाय नहीं है तो कॉफी पिला दो, तो सब्स्टिट्यूट है। अगर टी नहीं है तो आप कॉफी से गुजारा कर सकते हो, तो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट गुड है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो, सब्स्टिट्यूट गुड का बेसिकली मैंने यहाँ पर क्यों क्वेश्चन डाला है, देखो अगर सपोज करो टी का प्राइस बढ़ गया, ध्यान से सुनना, टी का प्राइस, टी की बात करते हैं, टी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टी की डिमांड कम हो जाएगी। बट उस टाइम क्या होगा, कॉफी की डिमांड बढ़ने शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखो टी के प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड तो कम होगी, बट किसकी बढ़ने शुरू होगी, कॉफी की। यही केस होता है जब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स में, यही होता है कि जब एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ने शुरू हो जाता है ना, उसकी डिमांड तो ऑब्वियस है कम हो जाएगी, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम, बट उसके साथ वाला जो गुड होगा, जो उसका सब्स्टिट्यूट होगा, उसकी डिमांड जो है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह एक कंप्लीमेंट्री गुड्स भी होते हैं। कंप्लीमेंट्री गुड्स कैसे होंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम चाय की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ चाय बनाने के लिए क्या यूज होता है, टी लीव्स और शुगर यूज होती है, मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री गुड्स मान लेते हैं। जैसे इससे भी अच्छी एग्जांपल है, अगर आप एक पेन ले लो, पेन की बाहर वाली बॉडी ले लो और इंक ले लो, तो वो भी आप ले सकते। हम यहाँ से समझ लेते हैं टी लीव्स और शुगर में से। अब हम सिर्फ चाय की एग्जांपल ले रहे हैं। अब ये दोनों कंप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे। चाय बनने के लिए चीनी भी चाहिए और पत्ती भी चाहिए, टी लीव्स भी चाहिए। आप सोच रहे होगे कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे चाय का बहुत पीने का शौक है, बट ये एक डेली एग्जांपल्स है, आप सबको इजीली समझ आ जाएगी, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो देखो क्या है कि चाय के जो पत्ते हैं और जो चीनी है, ये दोनों कंप्लीमेंट्री हैं एक चाय बनाने के लिए। इन दोनों के बिना काम नहीं हो सकता। अगर टी के पत्तों की डिमांड प्राइस बढ़ जाता है, सपोज करो चाय के पत्ते की प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, अब ये तो नहीं कि आप सिर्फ शुगर पी लोगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको क्या चाय के पत्ते चाहिए ही चाहिए थे, तो चाय के पत्तों की डिमांड तो कम हो जाएगी, शुगर की भी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग चाय ही पीना बंद कर देंगे। ठीक है, जो कि ओकेजनली होता नहीं है, लोग चाय नहीं छोड़ सकते चाहे प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए। बट आपको मैं ये चीज समझा रहा हूँ कि जब एक कंप्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ता है तो उससे उसकी डिमांड तो कम होती ही है, उसके साथ जो उसका कंप्लीमेंट्री गुड भी होता है उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। तो ये चीजें आपको समझनी है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट लेड टू अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये डिमांड कर्व में शिफ्ट के रिलेटेड है। तो ये जो डिमांड कर्व होती है ना, ये क्या कर देती है, बेसिकली शिफ्ट कर लेती है कुछ केसेस में। जैसे यहाँ पर है तो ये इधर या इधर शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये डिमांड कर्व कुछ केसेस में शिफ्ट कर जाती है। तो ये जो डिमांड कर्व शिफ्ट करती है, बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो डिमांड कर्व का, ये मैंने ग्राफ इस तरह से बनाया था, आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है,
एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो डिमांड कर्व जो होता है वो शिफ्ट कर जाती है बेसिकली राइट या लेफ्ट साइड। तो हमने इसमें बताना है कि इनमें से कौन से केस में शिफ्ट नहीं होता है। इनकम के बढ़ने या कम होने से शिफ्ट होता है, तो बिल्कुल होता है। इनकम अगर आप बढ़ेगी तो डिमांड आप बढ़ाओगे चीज की और राइट साइड शिफ्ट करेगा, और अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लोगे, ठीक है, तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, हाँ एडवर्टीजमेंट से भी फर्क पड़ता है, ठीक है। और रिलेटेड प्रोडक्ट्स का तो मैंने आपने समझा दिया अभी ही, अगर कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री गुड हो तो उससे भी इफेक्ट करता है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है, उसी प्रोडक्ट की बात हो रही है, रिलेटेड प्रोडक्ट की नहीं, उसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है तो शिफ्ट थोड़ी होगा, शिफ्ट नहीं होगा, उस केस में मूवमेंट होगी ऊपर नीचे। कैसे, देखो सपोज करो ये हमारे पास अभी यहाँ पर ये है कर्व, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर्व है। अब सपोज करो प्राइस जो है वो प्रोडक्ट का बढ़ जाता है। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो ये देखो प्राइस बढ़ा लो तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो ना ये यहाँ से इस तरफ आ रहा है, तो जब भी प्राइस बढ़ रहा है ऊपर ऊपर जाता जाएगा तो डिमांड कम हो रही है। ये कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये उसी में मूवमेंट हो रही है, तो इसको हम शिफ्ट कंसिडर नहीं कर। शिफ्ट होगा जब ऐसे राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड जो है वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द राइज ऑफ इनकम इन डेवलपिंग कंट्रीज वुड लेड टू डिमांड कर्व। देखो अगर तो इनकम बढ़ जाती है डेवलपिंग कंट्रीज में तो शिफ्ट कौन सी तरफ होगा, राइट तरफ होगा, डाउन होगा, लेफ्ट होगा या अप होगा। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी हमारे पास इनकम जो है वो बढ़ जाती है तो वो शिफ्ट कौन सा होगा, राइट तरफ। बट यहाँ पर भी एक शर्त है, ठीक है, इनकम बढ़ने से होता है, बट जैसे हम अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा क्या होता है, कुछ नॉर्मल गुड्स होते हैं, कुछ इंफीरियर गुड्स होते हैं। ध्यान से समझना, आपकी इनकम तो बढ़ गई, ठीक है, अब कुछ नॉर्मल गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स में आप लगा लो जैसे टीवी हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया आपका, ये नॉर्मल गुड्स में आ जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल गुड्स में आ जाते हैं। अब सपोज करो आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप यार अच्छा फोन लोगे, अच्छी टीवी लोगे, ठीक है, तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो ये राइट साइड शिफ्ट होगी, क्योंकि इसकी डिमांड क्या होने शुरू हो जाएगी, बढ़ने शुरू हो जाएगी आपकी इनकम। बट सपोज करो नॉर्मल गुड की जगह मैं किसी इंफीरियर गुड की बात करता हूँ, ठीक है, इंफीरियर गुड की बात करता हूँ। जैसे सपोज करो इंफीरियर गुड में क्या आता है कि पहले आप सिर्फ सपोज करो 30 रुपए किलो चावल खाते थे, ठीक है, 30 रुपए के चावल खाते थे, केजी वाले आप खाते थे। अब आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, आप खाओगे, आप अच्छे बासमती राइस अच्छे वाले ढूंढोगे, ठीक है, आरएसपुरा वाले, तो वो वाले ढूंढोगे। उस केस में क्या होगा कि ये जो 30 रुपए किलो वाले चावल की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इंफीरियर गुड के केस में वो लेफ्ट वर्ड मूव करता है और नॉर्मल गुड के केस में राइट वर्ड मूव करता है। आई होप ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, अगर आप एक एग्जाम को फेस करने जा रहे हो तो इतनी चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और एक इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। हमने जेकेएसएसबी के लिए, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो या किसी भी एग्जाम के लिए, हमने बहुत सारा मटेरियल वहां पर आपके लिए रखा हुआ है, तो आप उस मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है सब कुछ। देखें इकोनॉमिक में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, बहुत सारे आपको टॉपिक्स वहां पर मिलेंगे। उन सब क्वेश्चंस को देखें और सॉल्व करें, और जो कंसेप्ट आपको नहीं आते हैं उनके भी लेक्चर्स बने हुए उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो पूरे साल के करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी हमने कुछ टॉपिक्स लाए थे। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर डेली क्विज भी होता है, द हिंदू न्यूज़पेपर भी हम शेयर करते हैं, प्लस वहां पर हम आपको इसकी पीडीएफ अगर कोई इंपॉर्टेंट हो वो भी शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।